वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MGT 542 ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का थर्ड लेक्चर है। सो ऑर्गेनाइजेशंस द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट। सो वेयर डू मैनेजर्स वर्क इन ऑर्गेनाइजेशंस? व्हाट इज एन ऑर्गेनाइजेशन? अब ऑर्गेनाइजेशन है क्या? ऑर्गेनाइजेशन क्या है? जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग होते हैं, एक साथ काम करते हैं और जो गोल होता है उनका वो एक कॉमन गोल होता है। कॉमन होता है यानी एक ही गोल होता है उनका। जितने भी लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो एक गोल भी हो सकता है या सेट ऑफ गोल्स भी हो सकता है। सो व्हाट आर ऑर्गेनाइजेशन? सोशल एंटिटीज होती हैं, ये गोल ओरिएंटेड होती हैं। कोई ना कोई मकसद होता है, कोई गोल होता है ऑर्गेनाइजेशन का। बगैर किसी गोल के ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, और अगर होगी तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। डेलिबरेटली स्ट्रक्चर्ड होती है, जिम्मेदारियाँ लगाई जाती हैं और लिंक्ड होती हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। सो ऑर्गेनाइजेशन जो है एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है लोगों का, ताकि अकम्प्लिश किया जाए कुछ स्पेसिफिक पर्पस को, कुछ खास जो पर्पस है उसको हासिल किया जाए। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन की आपके सामने यहाँ पे एग्जांपल दिखाई जा रही है। वीयू है, गवर्नमेंट एजेंसीज है, ग्रोसरी स्टोर है, यूनाइटेड नेशंस है, हॉस्पिटल्स है और स्टील मिल्स है। ये तमाम जो है वो ऑर्गेनाइजेशन हैं। अब यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लोग मौजूद हैं और कोई ना कोई एक पर्पस ज़रूर है। सो कंपोनेंट्स क्या है ऑर्गेनाइजेशन के? टास्क होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन का मिशन, पर्पस या गोल होता है। और लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जिनको ह्यूमन रिसोर्स कहा जाता है। स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर से मुराद डिज़ाइन ऑर्गेनाइजेशन का, और स्ट्रक्चर जैसा होगा उसी के मुताबिक फिर उसके डिपार्टमेंट, डिविजन्स और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिज़ाइन होगी। और टेक्नोलॉजी है, यानी कि इंटेलेक्चुअल और मैकेनिकल प्रोसेस जिनका इस्तेमाल किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ताकि ट्रांसफॉर्म किया जाए इनपुट्स को प्रोडक्ट और सर्विसेज में। यानी कि इनपुट लेके उससे गुड्स या सर्विसेज बनाई जाए। सो जिस प्रोसेस के ज़रिए ये किया जा रहा है उसको टेक्नोलॉजी कहा जाता है, जिस इंटेलेक्चुअल और मैकेनिकल प्रोसेस के ज़रिए किया जा रहा है। सो फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है और इनफॉर्मल। फॉर्मल से मुराद वो जो लीगली जो है वो रिकग्नाइज होती है, जिसकी लेजिटिमेसी होती है, ऑफिशियल रिकग्निशन होती है। इनफॉर्मल से मुराद अनऑफिशियल पार्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन का। सो बेसिक सिस्टम व्यू आपके सामने ऑर्गेनाइजेशन का, जिसके अंदर इनपुट है। इनपुट के अंदर जो है ज़ाहिर बात है ह्यूमन, फिजिकल, फाइनेंशियल एंड इंफॉर्मेशनल रिसोर्सेज हैं। उसके बाद उसकी ट्रांसफॉर्मेशन की जाती है इनपुट की, और आउटपुट निकलता है जिसके अंदर प्रोडक्ट और सर्विसेज निकलते हैं। और एक फीडबैक भी होता है और इन्वायरमेंट भी एक होता है। ज़ाहिर बात है कोई ऑर्गेनाइजेशन आइसोलेशन में नहीं होती, बल्कि इन्वायरमेंट होती है जिसको सराउंडिंग कहते हैं। सो यहाँ पे भी कुछ एक सिस्टम को दिखाया जा रहा है। एक तरफ इनपुट है, दूसरी तरफ आउटपुट है इसमें, और दरमियान में जो है वो स्ट्रक्चर है, टेक्नोलॉजी है, पीपल है, यानी कि जो लोग हैं वो हैं, और टास्क मौजूद हैं। और एक तरफ इन्वायरमेंट भी है जिसके अंदर कॉम्पिटिटर्स, यूनियंस, रेगुलेटरी एजेंसी और क्लाइंट्स मौजूद हैं। सो वाई डू वी हैव ऑर्गेनाइजेशंस? ऑर्गेनाइजेशंस की ज़रूरत क्यों पड़ी? लोग अलग-अलग भी काम कर सकते थे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा एफिशिएंट होती हैं इंडिविजुअल्स के मुकाबले में। अगर लोग अलग-अलग काम करेंगे तो इतने एफिशिएंट नहीं होंगे। ऑर्गेनाइजेशंस मिलके बहुत ज़्यादा और बहुत बड़े काम कर जाती हैं, तो इंडिविजुअल्स उन काम को करने का सोच भी नहीं सकता है अकेले। सो हाउ डज एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट वैल्यू? किस तरीके से वैल्यू क्रिएट करती है? ऑर्गेनाइजेशंस का इनपुट होता है जिसके अंदर रॉ मटेरियल होता है, कैपिटल होता है, HR होता है, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स और इंफॉर्मेशन और नॉलेज। ये इनपुट है। इनपुट से क्या होता है कि कन्वर्जन प्रोसेस होता है। इनपुट के ज़रिए इनपुट को कन्वर्ट किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशंस कन्वर्जन प्रोसेस, जिसके अंदर मशीनरी है, कंप्यूटर्स भी शामिल होते हैं, ह्यूमन स्किल्स एंड एबिलिटी। और फिर जो कन्वर्जन प्रोसेस के ज़रिए कन्वर्ट किया जाता है इनपुट को, सो उससे ऑर्गेनाइजेशन का आउटपुट आता है। आउटपुट के अंदर फिनिश गुड्स निकलते हैं बन के, और सर्विसेज भी प्रोवाइड अगर करती है ऑर्गेनाइजेशन तो सर्विसेज भी आती हैं। डिविडेंड्स भी आता है। डिविडेंड्स जो है ये शेयर होल्डर का प्रॉफिट होता है। और वैल्यूज़ फॉर स्टेक होल्डर्स। और एनवायरनमेंट जो होता है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? उसमें कस्टमर्स शामिल हैं, शेयर होल्डर्स शामिल होते हैं,
और सप्लायर्स भी शामिल होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी होते हैं, कॉम्पिटिटर्स और गवर्नमेंट भी शामिल है उसमें। सो वाई डू ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट, क्यों ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है? इंक्रीज़ करने के लिए स्पेशलाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग जो होते हैं वो स्पेशलिस्ट होते हैं अपनी फील्ड के, और डिवीजन ऑफ लेबर होता है, और लार्ज स्केल टेक्नोलॉजी, यानी बड़े पैमाने पे जो है ज़ाहिर बात है काम होता है इसमें। एंड मैनेज द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसको भी मैनेज करना, और इकोनोमाइज करना जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है उसको, एग्जर्ट पावर एंड कंट्रोल, अप्लाई करना पावर और कंट्रोल। सो ऑर्गेनाइजेशनल स्टेक होल्डर जो होते हैं वो इनसाइड भी होते हैं, आउटसाइड भी होते हैं। इनसाइड होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसके अंदर शेयर होल्डर्स शामिल है और वर्कफोर्स। आउटसाइड जो होते हैं, बाहर जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, उसमें कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स हैं, गवर्नमेंट है और जनरल पब्लिक भी शामिल है। सो ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, satisfying stakeholders goals and interest. So how do managers measures organizational effectiveness, किस तरीके से managers जो measure करते हैं organizational effectiveness को? So external resource approach है जिसको control approach भी कहा जाता है। evaluates the ability, evaluates करना, examination करना, ability to secure करने के लिए, manage करने के लिए, control करने के लिए, scarce and valued स्किल्स एंड रिसोर्सेज। इसके अंदर लो कॉस्ट ऑफ इनपुट है, जो इनपुट है उसकी लो कॉस्ट, और ऑब्टेन करना हाई क्वालिटी इनपुट्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड एम्प्लॉयज़, हाई क्वालिटी का जो रॉ मटेरियल है उसको हासिल करना और एम्प्लॉयज़ को भी है, और इंक्रीज़ करना मार्केट शेयर को। उसके बाद फिर इंटरनल सिस्टम अप्रोच, जिसको इनोवेशन अप्रोच भी कहा जाता है। सो इवेल्यूएट्स द ऑर्गेनाइजेशंस एबिलिटी, इवेल्यूएट करना, एग्जामिनेशन करना ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी की टू इनोवेट करे वो, एंड फंक्शन क्विकली एंड रिस्पॉन्सिवली। इसमें कट डिसीजन मेकिंग टाइम है, यानी कि क्विक डिसीजन मेकिंग हो, एंड इंक्रीज़ किया जाए रेट ऑफ प्रोडक्ट इनोवेशन। टीम ऐसी हो जो इनोवेट करे, कुछ नया बनाए, एंड इंक्रीज कोऑर्डिनेशन एंड मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय, जो कोऑर्डिनेशन है और जो मोटिवेशन है एम्प्लॉय के उसको बढ़ाया जाए, कॉन्फ्लिक्ट जो भी तनाज़ा खड़ा होता है उसको कम किया जाए, और रिड्यूस टाइम टू मार्केट। अब टाइम टू मार्केट किस तरीके से कम किया जाएगा, कस्टमर को सेटिस्फाई किया जाए बेटर कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले में। सो उसके बाद है फिर टेक्निकल अप्रोच, जो कि है एफिशिएंसी वाली अप्रोच, इवेल्यूएट्स दी ऑर्गेनाइजेशंस एबिलिटी टू कन्वर्ट स्किल्स, इवेल्यूएट करती है ऑर्गेनाइजेशंस की जो एबिलिटी है कन्वर्ट स्किल्स एंड रिसोर्सेज इनटू गुड्स एंड सर्विसेज एफिशिएंसी। इसमें इंक्रीज प्रोडक्ट क्वालिटी इंक्रीज करना, रिड्यूस करना नंबर ऑफ डिफेक्ट्स, रिड्यूस करना प्रोडक्शन कॉस्ट, इम्प्रूव कस्टमर सर्विस एंड रिड्यूस डिलीवरी टाइम टू कस्टमर। जो डिलीवरी का टाइम है तो कस्टमर तक पहुंचाई जा रही प्रोडक्ट, उसका टाइम भी रिड्यूस किया जाए। सो फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को, उसमें ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स हैं, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हैं और ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस हैं। अब आपके सामने इवॉल्विंग स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन का। पहले के दौर में 1980s में जो ऑर्गेनाइजेशन होती थी उसमें काफ़ी सारी लेयर्स शामिल होती थी, सबसे ऊपर ये, उससे नीचे ये, उससे नीचे ये, उससे नीचे, इस तरह। फिर 1990s में वो लेयर्स जो है वो कम होती चली गई, और फिर 2000 और उसके बाद क्या हो रहा है, अब जो है वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, यानी कि अब जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन हो रही है, पावर जो है वो एक हाथ में नहीं है जैसा पहले होता था। So watch words for organization in these changing time, change and challenge. So change आ रहा है आज के दौर में, लेकिन अब उसमें दो चीज़ें हैं। अगर बहुत ज़्यादा चेंज हो तो उससे केओस हो जाएगा, यानी कम्प्लीटली डिसऑर्डर और कन्फ्यूजन हो जाएगी। बहुत ज़्यादा चेंज होगा तो इंसान कन्फ्यूज हो जाएगा, स्टेबिलिटी नहीं रहेगी फिर, और अगर बहुत कम चेंज हो तो फिर स्टैग्नेशन हो जाएगी। सो हाउ डू यू व्यू चेंज, थ्रेट और अपॉर्चुनिटी? आप चेंज को किस तरीके से देखते हैं? एक थ्रेट समझते हैं इसको, एक ख़तरा समझते हैं, या एक अपॉर्चुनिटी समझते हैं? सो डिफरेंट व्यूज़ हैं लोगों के, लेकिन ये बात तो क्लियर है कि अगर बहुत ज़्यादा चेंज हो तब भी नुकसानदेह है, और बहुत कम चेंज हो तब भी नुकसानदेह। सो चैलेंजेस फॉर टुडेज ऑर्गेनाइजेशन, आज के ऑर्गेनाइजेशन को कुछ चैलेंजेस का सामना है। ग्लोबलाइजेशन और कल्चर का दौर है, यानी कि जो कल्चर है वो डाइवर्स है और ग्लोबलाइजेशन हो रही है, डिस्टेंस जो है वो ख़त्म होते जा रहे हैं एक तरफ से। एंड
हाई क्वालिटी एंड लो कॉस्ट, हाई क्वालिटी और लो कॉस्ट की डिमांड है। रैपिड पेस ऑफ चेंज, जो चेंज है उसके अंदर बहुत तेज़ी से जो है ज़ाहिर बात है चेंजेस आ रही है, बहुत तेज़ है इसकी स्पीड जो है बहुत तेज़ है चेंज की, और मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं। सो रिस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किस तरीके से रिस्पॉन्स किया जाए। ग्लोबलाइजेशन और कल्चरल इशू हो तो उसको ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्स करे, ग्लोबल हो जाए और डाइवर्सिटी को प्रमोट करें। और अगर रैपिड पेस आए चेंज के अंदर तो रिस्ट्रक्चरिंग की जाए, और डिमांड की जाए अगर लो कॉस्ट और क्वालिटी की तो उसका जो रिस्पॉन्स है वो है एंटरप्रेन्योरशिप और इंटरप्रेन्योरशिप। और ये जो दो टर्म्स हैं इनकी डिटेल्स जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्स के अंदर है। और मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हो तो फिर ऐसे सिचुएशन में हाई टेक्नोलॉजी, तो ये रिस्पॉन्स है जो सिचुएशन से उसके मुताबिक ऑर्गेनाइजेशन का। अब जो रिस्पॉन्स ऑफ मैनेजर है ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चरल इशू हो, सो मैनेजर का जो रिस्पॉन्स इसका होगा वो है वर्क विद अदर्स एंड मैनेज डाइवर्सिटी, दूसरों के साथ काम करें और जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्स जो वर्क फोर्स है उसको फिर मैनेज किया जाए। और रैपिड पेस ऑफ चेंज है, अगर बहुत ज़्यादा तेज़ी से चेंज है तो आइडेंटिफाई किया जाए और हार्नेस अपॉर्चुनिटी, आइडेंटिफाई एंड हार्नेस दी अपॉर्चुनिटी, हार्नेस यानी कि इस्तेमाल किया जाए अपॉर्चुनिटी का। एंड डिमांड फॉर क्वालिटी, क्वालिटी की डिमांड है और लो कॉस्ट की, तो फ्लेक्सिबल होया जाए, लर्न फास्ट सीखा जाए तेज़, एंड थिंक क्रिएटिवली, क्रिएटिवली सोचा जाए। और मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं तो ऐसी सिचुएशन में अडॉप्ट अ ब्रॉड बिग पिक्चर व्यू। सो मैनेजमेंट एंड मिथ्स, व्हाट मैनेजर कैन डू एंड व्हाट मैनेजर कांट डू। मैनेजर्स क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते व्हेन मैनेजिंग पीपल, जब वो लोगों को मैनेज कर रहे हैं, लोगों को मैनेज कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस को एंड सोसाइटी। सो ये जो है बिग क्वेश्चन है। सो थिंक एज पर मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये था आज का लेसन। आपको अगर इस लेसन के बारे में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये स्लाइड भी ब्लॉग के ऊपर अपलोड हो जाएगी, तो आप इन स्लाइड्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको लिंक ना मिले उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।